पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। क्या तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक मनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि एंड तक तुम्हें पता चल चुका हो कि कैसे कैसे ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट एंशिएंट वर्ल्ड से लेके डिजिटल वर्ल्ड तक आ पहुंचा। ये डिजिटल बैंक ट्रांसफर का ज़माना नहीं था। यहाँ पे टैक्स कलेक्टर आपके गोदाम में आता था और आप उसे हर बार बेवकूफ़ बनाते थे। और ये सब चीज़ों ने जन्म दिया ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट को, यानी यहाँ से शुरू हुआ एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड की कहानी। और हम कहते हैं ब्लैक मनी एक मॉडर्न ज़माने की बीमारी है, पर असल में इसका बीज 2000 साल पहले ही बोया जा चुका है। अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि जब जब टैक्स का बोझ बढ़ता है तब तक कानून तोड़ने वाले पैदा होते हैं, पर नहीं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1920 का अमेरिका एक ड्राई नेशन था, पर लोग तो पीने के लिए तरस रहे थे। और इसी वजह से जन्म हुआ एक नए क्रिमिनल एम्पायर का, जिसका नाम था माफिया। इसी बूटलिंग और स्मगलिंग का सबसे बड़ा क्रिमिनल किंग था एआई कैपोन। जहां ब्रिटिश राज ने ब्लैक मनी का बीज भारत की मिट्टी में बोया, राशन कार्ड कूपन के जरिए। वॉर तो यूरोप में चल रहा था, पर उसकी भूख इंडिया में महसूस हो रही थी। लोगों की पेट में रोटी नहीं थी, पर जेब में राशन कार्ड जरूर था। लाइसेंस राज में ब्लैक मनी का एक पॉलिटिकल वर्जन, जिसमें छुपाया गया पैसा सिर्फ राशन का नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी का था। 1950 से लेके 1980 के बीच इंडिया एक कंट्रोल इकोनॉमी थी। आज़ादी मिली थी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसी आज़ादी को छुपाकर बेचा गया ब्लैक मनी के मार्केट में। सोचो, अगर तुम्हारे कमाए हुए अनाज को सरकार जबरदस्ती छीन ले और तुम्हारे बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी भी ना बचे, तो तुम वहाँ सच बोलने की कोशिश करोगे या फिर कुछ छुपाने की कोशिश करोगे? तो ये कहानी है 100 BC की, जहाँ पे रोमन एम्पायर ने ब्लैक मनी के एंशिएंट वर्जन को जन्म दिया। जी हाँ, ग्रीन टैक्स स्कैम। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लैक मनी क्या है। ब्लैक मनी तो अभी कुछ समय से आया, उससे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। आइए चलते समझते हैं कि कैसे कैसे ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट एंशिएंट वर्ल्ड से लेके डिजिटल वर्ल्ड तक आ पहुंचा। 100 BC के आसपास रोमन एम्पायर के किंग्स ने किसानों के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट किया, जिस टैक्स का नाम था ग्रीन टैक्स, यानी डेक्यूमा। इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी फसल में से 10% फसल सरकार को देनी होगी एज इन टैक्स, जहाँ पे टैक्स लेने के लिए टैक्स कलेक्टर्स बनाए गए। तो यही है करप्शन का पहला जन्म, जहाँ से करप्शन स्टार्ट हुआ। तो टैक्स कलेक्टर किसानों के पास जाते थे, जहाँ पे उन्हें 10% की जगह उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था अनाज के फॉर्म में। जी हाँ, जहाँ पे आपको 100 किलो पे 10 किलो अनाज देना था, वहाँ पे टैक्स कलेक्टर 25% यानी कि 25 किलो तक लेना शुरू कर चुके थे। इस सब चीज़ों से रोमन के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके घर खर्चे यानी कि उनके घर के लोगों के लिए तक अनाज नहीं बचा करता था, जिससे उनका रहना मुश्किल हो चुका था। तो इसके चलते उन लोगों ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी फसल को छुपाना स्टार्ट किया। जी हाँ, जहाँ पे उनने 100% फसल दिखाने की बजाय अपनी 75% फसल को दिखाया और 25% फसल को अंडरग्राउंड कर दिया गया, जिससे वो अपने परिवार की फीडिंग कर पाए। अनाज को पैसे की तरह यूज किया जाता था, यानी कि बार्टर सिस्टम में यूज किया जाता था, इसीलिए अनाज को छुपाना रिलेटिवली इजी था। ये डिजिटल बैंक ट्रांसफर का ज़माना नहीं था। यहाँ पे टैक्स कलेक्टर आपके गोदाम में आता था और आप उसे हर बार बेवकूफ़ बनाते थे। इस सब के चलते ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। टैक्स कलेक्टर्स और किसानों के बीच में हर बार मेजरमेंट को लेके लड़ाई बनी रहती थी और हर बार किसान जीत जाता था और एक नए ब्लैक मनी सिस्टम की नींव पड़ जाती थी। और ये सब चीज़ों ने जन्म दिया ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट को, यानी यहाँ से शुरू हुआ एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड की कहानी। और हम कहते हैं ब्लैक मनी एक मॉडर्न ज़माने की बीमारी है, पर असल में इसका बीज 2000 साल पहले ही बोया जा चुका है, जब एक किसान ने अपनी फसल बचाने के लिए अपना सच छुपाया था और तभी दुनिया ने पहली बार टैक्स एविएशन का टेस्ट लिया था। पर यह चीज़
यहाँ तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद एक नया दौर आया और एक नया सिस्टम, जहाँ पे ब्लैक मार्केट, स्मगलिंग जैसे कॉन्सेप्ट इस वर्ल्ड में पहली बार सुनाई दिए। तो अब तक हमने ब्लैक मनी के बारे में समझा, बट अब हम समझेंगे अंडरग्राउंड ट्रेड्स के बारे में कि वो हमारी सोसाइटी में कैसे आया। सोचो, तुम्हारी दुकान सरकार के मार्केट में नहीं है, तो क्या तुम एक अपराधी हो या फिर तुम एक व्यापारी हो जो सिर्फ एक जीने की कोशिश में लगा हुआ है? तो ये कहानी है मेडिवेला यूरोप की, जहाँ किंग्स के हाई टैक्सेस ने जन्म दिया एक नई क्राइम को, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड ट्रेड। मेडिवल यूरोप के समय हाई टैक्सेस जैसे मार्केट टैक्स, ग्रेन टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स एंड टोल टैक्स जैसे टैक्स सिस्टम में लाए गए। ये टैक्स सिर्फ पैसा ही नहीं लेते थे, ये टैक्स लोगों की रोजी रोटी भी छीन लेते थे। जब सरकार ने ज्यादा टैक्स मांगा तो हाई टैक्सेस होने के बाद ट्रेडर्स में बहुत दिक्कत आई। वो अपना माल बेच नहीं सकते थे क्योंकि उसे हैवी कॉस्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। प्रॉफिट घटने लगा और लोगों ने सरकार की नजर से बच के ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहीं से जन्म हुआ अंडरग्राउंड ट्रेड। ट्रेडर्स ने सीक्रेट स्टॉल्स बनाए और ऑफिशियल मार्केट से बाहर लगाए। वहाँ कोई टैक्स नहीं था और ना कोई रिसिप्ट, और वहाँ था सिर्फ टैक्स फ्री बिजनेस। और ये था ब्लैक मार्केट का पहला स्टेज। और इसी ब्लैक मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने बैंड या फिर हाई टैक्सेस वाले आइटम्स को और अच्छे रेट में लोगों को बेचा, यानी कि स्मगलिंग की। इसी के साथ ब्लैक मार्केट के चलते चलते स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। ट्रेडर्स ने बैंड और हाई टैक्सेस जैसे आइटम्स, वाइन, क्लोथ्स, स्लैब्स को स्मगल करना स्टार्ट किया। ये माल हिडन बोर्ड, फॉरेन रूट्स और अंडरग्राउंड टनल के थ्रू भेजा जाता था। जो नहीं दिखता ब्लैक मार्केट में, वही है बिकता। के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया हुआ कि ये ब्लैक मार्केट था तो राजाओं वगैरह वो पता नहीं चली? जी नहीं, क्योंकि इस सिस्टम ने अपनी पूरी एक कम्युनिटी बना ली, जिसमें थे व्यापारी, लोकल लोग, बायर, सेलर्स और खुद ऑफिशियल ऑफिसर्स, क्योंकि सबको एक ही डर था, टैक्स। तो मेडिवेला यूरोप ने सिर्फ अंडरग्राउंड ट्रेड ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड इलीगल इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट भी दिया, जिसका एक मॉडर्न वर्जन आज भी इस दुनिया में छुपा हुआ है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, आज का एक मिरर वर्जन है, तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर कर दो, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं। और इसी के साथ अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि जब जब टैक्स का बोझ बढ़ता है तब तक कानून तोड़ने वाले पैदा होते हैं, पर नहीं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सरकार आपके लिए शराब को बैन कर दे, जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ यूएस प्रोहिबिशन। जब शराब ने माफिया और ब्लैक मनी को जन्म दिया। सोचो, आपको एक दिन बोला जाए कि अब से शराब मिलना, पीना, बेचना सब इलीगल है, लेकिन डिमांड वही रहती है, तो क्या करोगे? 1920 का अमेरिका एक ड्राई नेशन था, पर लोग तो पीने के लिए तरस रहे थे। और इसी वजह से जन्म हुआ एक नए क्रिमिनल एम्पायर का, जिसका नाम था माफिया, और जिसका असली फ्यूल था ब्लैक मनी। 1920s में अमेरिका ने प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया। शराब बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना सब लीगली तरीके से बैन था, पर इंसान छोड़ दे शराब ना, डिमांड तो जिंदा थी, इसीलिए ये लॉ फेल हुआ। और इसी लॉ ने जन्म दिया माफिया, स्मगलिंग, बुटलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को। जहां सरकार ने बैन किया, वहीं से माफियास ने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे ये एक्ट लागू हुआ तो माफियाज ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। स्मगलिंग के लिए सीक्रेट टनल्स और ट्रक्स का यूज होने लगा, तो यही से माफियाज ने बूटलिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि ब्लैक्स में बोतल लेके आना और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ टनल्स एंड ट्रक्स। और ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं था, क्योंकि ये बिजनेस था नेटवर्क नेशन वाइड। हर बोतल ब्लैक मनी की एक ड्रॉप थी। और इसी बूटलिंग और स्मगलिंग का सबसे बड़ा क्रिमिनल किंग था एआई कैपोन। एआई कैपोन शराब बेच के ही एआई गैंगस्टर बना। इससे उसी पैसे से पुलिस, पॉलिटिशियंस, जज सबको ब्राइब दी और सबको खरीद लिया। यानी उस समय सिस्टम इतना करप्ट हो चुका था कि कानून ही माफिया का एम्प्लॉय था। तो यूएस इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इस चीज को क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि इस सब में माफिया बहुत ज्यादा आगे आ चुका था। और यहीं पे एआई कैपोन ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया माफिया इंडस्ट्री में, सीक्रेट बार्स, स्पीक इजीज। शहरों में खुले छुपे हुए बार्स बनाना, जहाँ पे एंट्री एक पासवर्ड से होगी और पुलिस को हर हफ्ता दिया जाएगा। और उस टाइम एक नया स्लोगन चला, ड्रिंकिंग डार्क, पार्टी इन साइलेंस। और यही था माफिया का फन विद फेयर। और यही से एआई कैपोन का पैसा गया
मार्केट ड्रग्स ब्रांड में एआई कोकून के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इफ अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे एआई कोकून। और इसी समय यूएस में एक पूरी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी विथ फुल्ली स्ट्रक्चर्ड बन चुकी थी। नो बिल्स, नो बुक्स, ओनली जस्ट ब्लैक मनी। पर इसी के साथ माफियाज बढ़ते चले गए और एआई कोकून और कई सारे माफिया आपस में भिड़ने लग गए कि कौन सप्लाई कंट्रोल करेगा। इसके चलते माफिया ग्रुप्स में वॉर होना स्टार्ट हो चुकी थी, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा था, वेपन्स यूज हो रहे थे और बॉम्बिंग, शूटिंग, किडनैपिंग जैसे केसेस बहुत बढ़ चुके थे। गैंग्स वॉर हो रहे थे क्योंकि सिटीज बैटलफील्ड बन चुकी थी, पुलिस करप्ट हो चुकी थी, कोर्ट्स प्रेशर में थी और पब्लिक ने खुद कह दिया था कि ये लॉ फेल हो चुका है। फिर 1933 में अमेरिका ने प्रोहिबिशन को ऑफिशियली खत्म कर दिया। पर माफिया एम्पायर उस टाइम तक इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि आप 13 साल का ड्यूरेशन ले लो, 13 साल में माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि ब्लैक मनी सिस्टम परमानेंट हो गया। तो ये एक लॉ जो बना था सोसाइटी को सुधारने के लिए और वही बन गया क्राइम का सुपर स्प्रेडर। आपको अगर इस डॉक्यूमेंट्री में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट में आपके सामने लेके आ पाऊँगा और आपको सिखा पाऊँगा कि कैसे कैसे किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देर के इसी टॉपिक पर। अब तक हमने देखा कि यूरोप में ब्लैक मनी कैसे क्रिएट हुई और यूरोप में एक ब्लैक मार्केट कैसे क्रिएट हुआ, स्मगलिंग कैसे स्टार्ट हुई और यूएस में कैसे एक माफिया और एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी का सिस्टम क्रिएट हुआ। पर हम बात करेंगे हमारे देश की। 1940 जहां ब्रिटिश राज ने ब्लैक मनी का बीज भारत की मिट्टी में बोया राशन कार्ड कूपन के जरिए। अब हम जानेंगे राशन कार्ड से कैसे भारत में ब्लैक मनी सिस्टम स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 चालू था। ब्रिटिश राज ने इंडिया के सारे रिसोर्सेस का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, जैसे कपड़ा, खाने पीने का सामान और सोल्जर्स। वॉर तो यूरोप में चल रहा था, पर उसकी भूख इंडिया में महसूस हो रही थी। लोगों की पेट में रोटी नहीं थी, पर जेब में राशन कार्ड जरूर था। सामान क्वार्टर के हिसाब से मिलता था, पर लेकिन सप्लाई कम थी और डिमांड आसमान छू रही थी। जब सिस्टम फेल हो जाए तो लोग सिस्टम के बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। जो मिला उसको छुपाया, जो छुपाया उसको बेचा और जो बेचा उस पर टैक्स नहीं था। तो ये छुपाने का कॉन्सेप्ट राशन वालों से स्टार्ट हुआ, जैसे चावल, चीनी, तेल जैसे आइटम्स को सीक्रेटली स्टॉक किया गया और फिर माल को कई गुना ज़्यादा दामों में ब्लैक मार्केट में बेचा गया। यही था इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मार्केट, जहां दुकानदार हो या अफसर, सबको चाहिए था पैसा और गरीब आदमी को लाइन में लगना पड़ता था और लाइन से ही खाली हाथ वापस जाना पड़ता था। मिडिल मैन हो या लोकल पॉलिटिशियन, इन सबका ही ये मिलकर एक गेम था और गरीब आदमी को ना माल मिलता था और ना ही इंसाफ। तो जैसे रोमन एम्पायर ने अपने फसल को छुपाना स्टार्ट किया, यूरोप के व्यापारियों ने इल्लीगल स्मगलिंग करना स्टार्ट किया, वैसे ही इंडिया में राशन छुपाया गया और ब्लैक मार्केट में बेचा गया। यही एक चेन रिएक्शन था। हर दौर नया वर्जन, पर नियति वही, सरकार से छुपना और पैसा बनाना। पर 2025 के साथ ब्रिटिश राज का सिस्टम तो गया, पर उससे पैदा हुआ ब्लैक मार्केट का दिमाग आज भी जिंदा है। 1940 का ये दौर इंडिया के लिए सिर्फ वॉर टाइम स्टोरी नहीं थी, यही था ब्लैक इकोनॉमी का सर्टिफिकेट। पर सिर्फ राशन कार्ड से ब्लैक मनी का बनना ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक बड़ा रोल है एक और चीज़ का। वे 1940 से फिर शिफ्ट होके आते हैं ब्रिटिश राज के बाद 1950 से लेकर 1980 तक के इंडियाज लाइसेंस राज। लाइसेंस राज में ब्लैक मनी का एक पॉलिटिकल वर्जन, जिसमें छुपाया गया पैसा सिर्फ राशन का नहीं बल्कि पूरी देश की इकोनॉमी का था। सोचो, एक नया बिजनेस बनाना है, प्रोडक्ट भी रेडी है, पैसा भी बतेरा है, बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है, क्या? लाइसेंस। पर यह लाइसेंस मिलता नहीं, बिकता है और इसी खरीदारी से इंडिया में पैदा होती है ब्लैक मनी की सबसे बड़ी दुनिया। इंडिया में खुद अपने ही लोगों ने अपने सिस्टम को करप्ट करना स्टार्ट किया। 1950 से लेके 1980 के बीच इंडिया एक कंट्रोल इकोनॉमी थी। किसी को नई फैक्ट्री लगानी हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या किसी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी हो, तो उसके लिए उसे एक गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए था। कभी कभार इस लाइसेंस के लिए
80 अलग अलग ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़ते थे। और इधर से ही स्टार्ट होता है रेड टेपिंग और रिश्वत का कॉन्सेप्ट, जहाँ कागज़ सबमिट कर दो, फाइल पेंडिंग में है और जब तक पैसे नहीं आते तब तक काम नहीं मिलेगा। और यहीं पे बाबू भैया, नहीं सरकारी बाबू भैया बोलते हैं कि चाय नाश्ते के लिए कुछ हो जाएगा क्या। बिजनेसमैन अंडर द टेबल पेमेंट करते हैं। ये पैसा ना बिल में था और ना सिस्टम में। ये था रिश्वत का रास्ता जो सीधा जाता है ब्लैक मनी की गलियों में। डेवलपमेंट का फंड चुराया गया, एनजीओज बना के पैसे घुमाए गए और माफिया के पैसे सेव्ड बनने लगे और इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। और यही था करप्शन का स्टार्टअप देसी वर्जन में। ये लाइसेंस राज नहीं, ब्राइब राज था। आज़ादी मिली थी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसी आज़ादी को छुपाकर बेचा गया ब्लैक मनी के मार्केट में। 1950 से लेके 1980s तक इंडिया की हर सेक्टर में करप्शन का बीज बोया जा चुका था और ब्लैक मनी ने जीडीपी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया। और 80s तक यही नहीं, इसके बाद की जो कहानी है कि कैसे इस पैसे को सेफली बटोरा गया और सेफली डाइवर्सिफाई किया गया जिससे कि इसको पकड़ा जाया ना सके, और वो है बॉलीवुड की चमक। पर 1970 में ब्लैक मनी को मिला एक नया सहारा, बॉलीवुड, जहां पे ब्लैक मनी ने पहना ग्लैमर का चेहरा। और अगर ये स्टोरी आगे सुननी है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर और कमेंट करेंगे तभी मैं ऐसा कंटेंट आपके सामने और अच्छी क्वालिटी के साथ ला पाऊँगा। एम करते हैं 500 लाइक।